जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2023 में पूछे गए हिस्ट्री का जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मतलब आज से जो है आपका क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है साथियों वो आपको स्टार्ट हो चुकी थी। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, तो आपको 2023 में हिस्ट्री के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यह जो है सीरीज का जो है ये आपको पहला वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो है आपको क्वेश्चन बैंक का एक भी क्लास जो है आपको नहीं हुई। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, देखिए क्या कह रहा है कि थम महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी जो है अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको अशोक, यानी कि थम महामात्रों की जो नियुक्ति किए थे वो आपको कौन किए थे जानते हैं, तो आपको अशोक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अशोक जो था वो आपको किस वंश का शासक था। तो देखिए अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का शासक था। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक जो था मौर्य वंश के किस क्रम का शासक था। तो साथियों अशोक जो था मौर्य वंश का क्या था, कि आपको तीसरा शासक था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी में पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कनिष्क। तो आप यहाँ देखिएगा कि यह जो था वो आपको कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। क्या था, कुषाण वंश का सबसे महान शासक पूछा जाएगा साथियों। तो आप क्या कहिएगा, तो कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था जिनको कनिष्क था। वहीं अगर बिंदुसार की बात पूछा जाए तो यह आपको मौर्य वंश का ही शासक था। क्या था, मौर्य वंश का किस क्रम का शासक था। तो याद रखिएगा दूसरा क्या है, दूसरा। तो देखिए आपका प्रश्न यहाँ से क्या कह रहा है समझिए कि जो महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि बी अशोक, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ से जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, महाभारत की रचना जो है वो आपको किस भाषा में हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी दे रहा है आपको पाली, ऑप्शन सी जो है प्राकृत और ऑप्शन डी जो है वो आपको हिंदी। तो देखिए महाभारत की जो रचना हुई थी ना साथियों वो आपको संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि महाभारत है क्या, तो आप यहाँ देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या कहेंगे, विश्व का सबसे बड़ा क्या कहोगे, महाकाव्य कौन है। तो क्या कहेंगे, तो वह आपको महाभारत। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो आपको महाभारत है, ठीक है ना। और इस महाभारत के जो रचयिता है वो आपको कौन है, तो याद रखिएगा महाभारत के जो रचयिता है वह आपको महर्षि वेदव्यास। कौन कहेंगे, महर्षि वेदव्यास। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो क्या कहेंगे महर्षि वेदव्यास। तो इन सभी चीजों को साथियों को अच्छे से याद रखना है। और महाभारत जो है वो आपको 18 पर्वों में क्या है कि आपको विभाजित है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है 2 नंबर कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपको संस्कृत हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। फिर यहाँ से पाली भाषा की बात आएगी। पाली भाषा में अधिकतर जो है वो आपको बुद्ध ग्रंथ जो है वो आपको लिखे गए। प्राकृत भाषा में अधिकतर जैन ग्रंथ लिखे गए। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और बौद्ध ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख है वो आपको त्रिपिटक है। क्या है, त्रिपिटक है। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में जो आपको क्या जानते हैं कि जो सबसे आपको क्या है कि प्रसिद्ध जो है ग्रंथ वो आपको कौन है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है 3 है, इसे भी आप याद रखिएगा। एक आपको शुद्ध पिटक, एक विनय पिटक और एक जो है अभिधर्म पिटक। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि पिटक की संख्या कितनी है, तो 3 शुद्ध पिटक, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको विनय पिटक, क्या हो जाएगा विनय पिटक। और इसके बाद हो जाएगा आपको अभिधम पिटक, क्या हो जाएगा अभिधम पिटक, क्या हो जाएगा अभिधम पिटक, ठीक है ना। तो पिटक की संख्या कितनी है जानते हैं, तो आपको 3 है। कौन कौन, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और आपको क्या है अभिधम पिटक, ठीक है ना। तो ये सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो त्रिपिटक है वो आपको पाली भाषा में क्या था कि आपको संकलित है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो आप क्या कहोगे संस्कृत भाषा में, यानी कि तो का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों
वह आपको ए हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए क्रिया की मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है ना? ऑप्शन ए कह रहा है 4, ऑप्शन बी कह रहा है आपको 6, ऑप्शन सी जो है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 10। तो देखिए मनुस्मृति में जो है प्रकार के विवाह का क्या है कि आपको उल्लेख है, यानी कि तीन का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। फिर यहाँ से बात आती है इस पितामह द्वारा भी क्या है कि आपको आठ प्रकार के विवाहों का क्या किया गया है कि आपको वर्णन किया गया है। ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है और ये जो मनुस्मृति है ये आपको है क्या ये भी समझिए। ठीक है ना? तो उससे पहले समझ जाइए कि मनुस्मृति में जो है वो आपको आखिरकार चर्चा किस चीज का है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा यह मनुस्मृति जो है हिंदू विधि पर क्या है, हिंदू विधि पर क्या कहेंगे जानते हैं, आधारित। क्या कहेंगे? हिंदू विधि पर आधारित जो पहली पुस्तक है क्या है, पहली पुस्तक साथियों वो आपको कौन है जानते हैं, तो वो आपको मनुस्मृति है। दूसरी बात इस मनुस्मृति के जो रचयिता थे वो आपको कौन थे, तो इसके रचयिता जो थे वो आपको मनु थे और मनु ने मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाहों का क्या किया है, उल्लेख किया है। इसके अलावा आपको भीष्म पितामह ने भी, कौन, भीष्म पितामह ने भी आपको क्या किया जानते हैं कि आपको 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया जानते हैं, आपको उल्लेख किया है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो क्या कहिएगा, तो आपको 8 प्रकार के। तो उम्मीद है सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए और जहां से भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो चलिए साथियों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट जो है दिया गया है, पहले से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है लुम्बिनी, ऑप्शन बी कह रहा है सारनाथ, ऑप्शन सी कह रहा है बोध गया, ऑप्शन डी कह रहा है आपको श्रीनगर। ठीक है ना? तो देखिए महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना साथियों वो आपको बोध गया में। तो ये सभी जो स्थल देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध से ही जुड़ा हुआ स्थल है। ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। तो ये जो बोध गया है ये आपको क्या है जानते हैं, बिहार में। क्या है, बिहार में। और यहीं पे गौतम बुद्ध को क्या होता है जानते हैं, तो आपको ज्ञान की क्या होती है कि आपको प्राप्ति होती है। क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सारनाथ, तो ये जो सारनाथ है यहाँ पर गौतम बुद्ध जो होते हैं अपना प्रथम उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो क्या कहोगे, सारनाथ में। ठीक है ना? और यह बौद्ध धर्म में इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है इसी को कहा गया था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था, तो कहेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो आपको कहा गया। ठीक है ना? उसके बाद है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था कि आपको महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म। देखिए ऐसे स्थल सबको आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्या कहोगे, लुम्बिनी में। ठीक है ना? सारनाथ में क्या हुआ था, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो थे दिए थे जिसे कहा गया था बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी, तो आपको बोध गया में। बोध गया कहाँ है, तो ये आपको बिहार में। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को क्या होता है जानते हैं कि महापरि निर्वाण की क्या है, महापरिनिर्वाण की क्या होती है, क्या आपको प्राप्ति होती है। तो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, क्या कहेंगे, कुशीनगर। तो देखिए तो इसमें आपको सारनाथ कुशीनगर दोनों जो है उत्तर प्रदेश में, और लुम्बिनी जो है यानी नेपाल। क्या है, नेपाल। ठीक है? तो यहीं पे इनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहोगे जानते हैं, तो आपको बोध गया में। कहा, बोध गया में, यानी कि 4 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना? तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम जो था क्या था, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? ऑप्शन ए में दे रहा है वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये जो 5 नंबर प्रश्न देख रहे हैं सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो आपको बी। चलिए पहले प्रश्न जो ऑप्शन है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते थे। देखिए वर्धमान, तो वर्धमान जो है ना, महावीर स्वामी क्या कहेंगे, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो क्या था बताइए तो आपका वर्धमान था। उसके बाद है देवदत्त। तो देखिए तो महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई क्या कहेंगे, महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के जो चचेरा भाई थे क्या थे, चचेरा भाई, उनका नाम जो था क्या था, नंद है, तो उनका नाम देवदत्त था। और राहुल जो है गौतम बुद्ध के क्या है कि नंद है, पुत्र का नाम था, क्या था, गौतम बुद्ध के पुत्र का अगर हम पूछेंगे नाम क्या था, आप क्या कहोगे, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो आपको राहुल था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और बुद्ध के बचपन का नाम पूछेंगे सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको करेक्ट आंसर। पूछेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो क्या कहोगे, वर्तमान गौतम बुद्ध के चचेरा भाई तो आपको देवदत्त, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो आपको राहुल। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए जब पुत्र वही गया तो थोड़ा सा पत्नी का नाम भी याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी थी उनका नाम जो था वो आपको क्या था, देखिए तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो था वो आपको यशोधरा था, क्या था, यशोधरा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मतलब बुद्ध का जो विवाह है किससे हुआ था, तो आप क्या कहोगे, यशोधरा से, यानी कि इनके पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम पूछेंगे तो क्या कहेंगे, जानते हैं राहुल, ठीक है ना। भाई का चचेरा भाई का नाम तो देखिए देवदत्त। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और जब हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जब सारे चीजों का एनालिसिस करेंगे तो वहां पर आपको सारे चीजें होंगे वो आपको डिटेल से जो होंगे साथियों वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए तो वेदों की संख्या जो है साथियों वो आपको चार है, क्या है, चार है। तो चार वेद कौन कौन है जरा सा जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए ऐसे आप जानते भी होंगे, कोई ये बहुत बड़ी चीज हम नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो एक जो है वो आपको ऋग्वेद, क्या है, ऋग्वेद याद रखिएगा। दूसरा जो है वो आपको सामवेद, क्या है, सामवेद। और तीसरा जो है साथियों वो आपको है यजुर्वेद, क्या है, यजुर्वेद। और चौथा जो है साथियों वो आपको है अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेद की जो संख्या है वो कितनी है बताइए, तो वो आपको चार है। तो इसमें से जो सबसे प्राचीन वेद है क्या है, सबसे प्राचीन वेद वो आपको कौन है, तो देखिए सबसे प्राचीन वेद जो है साथी वो आपको क्या जानते हैं, ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है वो आपको कौन जानते हैं, अथर्ववेद। तो इससे भी आपको याद रखना है सबसे बाद का वेद है, ठीक है ना। तो सबसे बाद का जो वेद है ना वो आपको क्या जानते हैं, वो आपको अथर्ववेद है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है ना। वेद की संख्या कितनी है, तो आपको चार। और इसी में अगर पूछ देंगे वेदांत की संख्या, क्या पूछ देंगे, वेदांत की संख्या। तो याद रखिएगा वेदांत की संख्या जो है वो छह है, ठीक है ना। इसी में पुराणों की संख्या पूछेंगे, पुराणों की संख्या जो है वो आपको 18 है, ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या पूछेंगे तो उपनिषदों की जो संख्या है साथियों वो आपको 108 है, क्या है, 108। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो क्या कहेंगे, 108। पुराणों की संख्या कितनी है तो क्या कहेंगे, 18। वेदांत की संख्या कितनी है तो क्या कहेंगे, तो आपको तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, तो वो आपको 4, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथी इसका जो है वो आपको करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, दक्षिण भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अशोक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का तीसरा शासक था, क्या था, मौर्य वंश का क्या कहेंगे जानते हैं, तीसरा शासक। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था वो कौन था, तो क्या कहिएगा, वो आपको अशोक, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपको मौर्य वंश के क्या थे, क्या आपको संस्थापक थे, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कनिष्क। तो याद रखिएगा कनिष्क जो है कुषाण वंश का, क्या कहेंगे, कुषाण वंश का सबसे महान शासक, क्या कहेंगे, कुषाण वंश का सबसे महान शासक। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो था वो कौन था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको कनिष्क, ठीक है ना। समुद्रगुप्त इन्हें कहा जाता है
भारत का नेपोलियन। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो आप याद रखोगे भारत का जो नेपोलियन है ना साथियों, वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है और समुद्रगुप्त जो थे वो आपको गुप्ता एम्पायर से संबंध रखते थे। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कनिष्क के बारे में पूछेंगे, ठीक है? आपको क्या जानते हैं कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है ना? जो रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता था, ठीक है ना? उसके बाद अशोक का मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसी ने क्या किया था कि आपको धर्म की शुरुआत की थी। और अशोक जो होता है कलिंग युद्ध के बाद साथियों बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है कि आपको अपना लेता है। इसे भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जो होता है वो आपको जैन धर्म को अपना लेता है। और इधर जो आप देख रहे हैं कनिष्क, तो कनिष्क जो था वो आपको बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का। और समुद्रगुप्त के बारे में पूछेंगे तो यह आपको वैष्णव धर्म का क्या था? कि आपको अनुयायी था। और इससे भी जान लीजिए कि अधिकांश जो गुप्त शासक था वो वैष्णव धर्म का ही क्या था? कि आपको अनुयायी था। तो इसके बारे में पूछेंगे तो बौद्ध धर्म, शुद्ध बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को क्या कर लेते? कि आपको अपना लेते, ठीक है ना? तो इस नंबर प्रश्न करें आपको कि धर्म की शुरुआत भारत में किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक इसका क्या है? तो आपको करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग पहले इसको बढ़िया से देखिए और जहां भी दिक्कत हो कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे। देखिए सुनिए क्या कह रहा है। इस ग्रंथ में आदम से लेके अकबर के काल तक का जो है वो आपको इतिहास मिलता है। क्या होता है? इतिहास मिलता है, ठीक है ना? तो देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए करा बाबरनामा, ऑप्शन बी करा अकबरनामा, ऑप्शन सी जहांगीरनामा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको अकबरनामा। क्या हो जाएगा? अकबरनामा। यानी कि अकबरनामा में आदम से लेके अकबर के काल तक का क्या मिलता है? कि आपको इतिहास मिलता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो अकबरनामा लिखा है कौन लिखा है? तो यह आपको फजल ने लिखा है। कौन लिखा है? अबुल फजल है। आप इसे याद रखेंगे। यह अकबर के काल का क्या था जानते हैं? कि आपको इतिहासकार था। यानी कि अकबर के दरबारी इतिहासकार था। इसे आप याद रखिएगा। दूसरी बात अकबरनामा क्या जानते हैं? यह आपको एक इतिवृत्ति है। क्या है? इतिवृत्ति है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर यहाँ से एक बात आती है बाबरनामा। तो बाबरनामा के जो लेखक है वो कौन है? तो क्या कहेंगे? तो आपको बाबर, ठीक है ना? और ये जो बाबरनामा है यह बाबर की क्या है जानते हैं? तो आपको आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। तो इससे भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना? और बाबर की जो आत्मकथा है वो आपको क्या था कि आपको तुर्की भाषा में लिखा गया था। इससे आपको याद रखना है। जहांगीरनामा जो है साथियों वो आपको जहांगीर का आत्मकथा है। किसका? जहांगीर का जो है वो आपको आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा, ठीक है ना? लेकिन इसी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए और नामा क्या है तो आप क्या कहोगे? इसको कौन लिखा था? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? तो अकबर के दरबार का शाही इतिहासकार था। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। जहांगीरनामा कौन लिखा है? जहांगीर ने। जबकि आपको बाबरनामा कौन लिखा है? बाबर ने। तो ये जो देख रहे हैं दो मुगल बादशाह कौन कौन जानते हैं? बाबर और जहांगीर। इसने स्वयं अपनी आत्मकथा को क्या किया था? कि आपको लिखा था। तो जब तुम तीसरे में जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न क्या कि बताइए कि कौन दो मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा था? तो आप क्या कहोगे? तो एक आपको जहांगीर और एक जो है आपको बाबर, ठीक है ना? तो बाबर जो थे भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। क्या थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक। तो साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपको कौन था? तो आप याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका बाबर था, ठीक है ना? जबकि जहांगीर के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इसके समय में मुगल जो चित्रकला था क्या था? मुगल चित्रकला, ठीक है ना? वो आपको चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। क्या पहुंचता था? मुगल चित्रकला, ठीक है ना? चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो देखिए इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो क्या कहेंगे? जहांगीर के समय में। तो देखिए तो 8 नंबर प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? तब क्या कहोगे जानते हैं? हो जाएगा आपको कोनामा। यानी कि बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत होती है साथियों कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए दे रहा है देखिए कॉर्निश, ऑप्शन बी जो है आपको सिजदा, अक्सर गाना सुनते होइएगा सजदा करूं तेरा, ठीक है ना? मतलब देखिए सिजदा का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर समझिएगा। तो देखिएगा कि लड़का सब जो होता है लड़की को कितने
अच्छे तरीके से जो होता है वो अपने जालों में फंसाता है। देखते हैं गाना गाता है कि सजदा करूँ तेरा, तो सजदा मतलब क्या होता है साथियों जानते हैं? कि घुटना पर बैठ कर क्या करना जानते हैं? कि आपको झुकना, क्या होना? झुकना, ठीक है ना? तो देखिए सारे चीजों का अर्थ बताएंगे, उसके बाद है पैबोस और उसका ठीक हो रहा है इनमें से सभी। तो देखिए, तो मुगल दरबार में अभिवादन के ये सभी तरीके थे, क्या थे? सभी तरीके थे। तो यहाँ से एक बात आती है, ठीक है ना? सबसे पहले सिजदा से ही शुरू करते हैं। सिजदा का मतलब होता है घुटने पर बैठकर, क्या होकर? घुटने पर क्या होकर जानते हैं? बैठकर, क्या करना? बैठकर, ठीक है ना? आपको सिर झुकाना है, क्या करना? सिर झुकाना है, क्या कहलाता है बताइए? तो घुटने पर बैठकर सिर झुकाना जो होता है वो आपको सीधा कहलाता है। देखिए सीधा का मतलब आपसे समझ जाइएगा, ठीक है ना? ये जो है किसी के बातों में संशय नहीं आना है। देखिए उसके बाद है पैबोस। तो पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को क्या करना जानते हैं? चूमना, क्या करना? चूमना। देखिए सुल्तान के चरणों को चूमना क्या कहलाता था? पैबोस। उसके बाद है कोर्निस। तो देखिए कोर्निस में क्या होता था, ध्यान से समझिएगा, दाएं हाथ की, क्या कहेंगे? दाएं हाथ की तलहटी को, क्या है? तलहटी को सिर पर रखकर, कैसे? सिर पर रख कर, क्या कहेंगे? रख कर, ठीक है ना? आगे की ओर झुकना, क्या करना? आगे की ओर क्या करना जानते हैं? आपको झुकना, क्या करना? झुकना। तो यह क्या कहलाता है जानते हैं? तो यह आपको कोनिस कहलाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सीधा मतलब हो गया कि घुटने पर बैठकर सिर को झुकाना। उसका मतलब हो गया सुल्तान के चरणों का चूमना, ठीक है ना? तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है इसका सही है। अब देखिए इसमें से कुछ बात जान लीजिए। ये जो सिजदा है और पैबोस है, इस प्रथा को जो शुरू किया था ना, वो आपको बलबन ने शुरू किया था। कौन किया था? बलबन ने। याद रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं दोनों प्रथा, इसको शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था जानते हैं? बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या था, कि आपको एक शासक था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि सिजदा और पैबोस प्रथा को कौन शुरू किया था, तब क्या कहोगे? बलबन। क्या है? बलबन। लेकिन शाहजहां के समय में क्या होता है साथियों जानते हैं? कि आपको यहाँ पे समझिए कि ये जो सिजदा है, क्या है? सिजदा है, ठीक है ना? और आपको पैबोस, क्या है? पैबोस। तो शाहजहां के समय में सिजदा और पैबोस इस दोनों को क्या कर दिया जाता है जानते हैं? कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। और शाहजहां इसके स्थान पर एक नया प्रथा लाता है जिसका नाम होता है जमीबोस। क्या होता है? जमीबोस। प्रश्न पूछा जाएगा कि सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त करके जमीबोस प्रथा कौन लाया था, तब क्या कहोगे? शाहजहां। लेकिन बाद में शाहजहां इसको भी क्या कर देता है? समाप्त कर देता है और इसके जगह पर एक नई प्रथा लाती है जिसका नाम होता है साथियों, क्या जानते हैं? तो आपको चार तस्लीम। क्या होता है? चार तस्लीम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि सिजदा और पैबोस प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? शाहजहां। और इसके जगह पर नया प्रथा कौन लाया था, तो क्या कहिएगा? जमीबोस। क्या कहेंगे? जमीबोस। और उसके बाद जो है बाद में जमीबोस को भी क्या करता है शाहजहां, साथियों, समाप्त कर देता है और इसके जगह पर एक नया प्रथा लाता है जिसका नाम क्या होता है जानते हैं? तो आपको चार तस्लीम। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो वही कह रहा है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कौन सा था, तो आप क्या कहिएगा? तो आपको कोर्नी, सिजदा, पैबोस, क्या है? पैबोस, जमीबोस, चार तस्लीम, ये सभी प्रथा जो थी मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका था। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें जो होंगे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है समझिए, ठीक है ना? लेकिन इससे पहले जान लीजिए, इससे पहले वाला प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो आपको टी हो जाएगा। हम तो लिखेंगे थे, हमें लगा कि हम भूल गए हैं, ठीक है ना? देखिए मतलब कोनी, सिदा, पे बोस, ठीक है ना? इसके अलावा जमी बोस, चार तस्लीम, ये सभी जो है आपको तरीके और याद रखिएगा। सिदा पे बोस प्रथा को शुरू कौन किया था, तो वो आपको बलबन ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। टाइम घड़ी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए 2, 4, 5 और 6। तो आयन या घड़ी के अनुसार भूमि को जो था ना, वो आपको चार वर्गों में क्या किया गया था, कि आपको बांटा गया था, ठीक है ना? लेकिन इसी में अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि आयन या घड़ी कितने भागों में होता, साथियों याद रखिएगा। आयन या घड़ी देखिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आयन ए अकबरी, ठीक है ना? तो देखिए आयन या अकबरी जो है ना, वो आपको पांच भागों में क्या है, क्या आपको विभक्त था, क्या था? पांच भागों में आपको डिवाइड था, ठीक है ना? चलिए उसके बाद जो हो जाएगा आपको दूसरा, क्या हो जाएगा? दूसरा वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो दूसरा है आइन ए अकबरी के अनुसार, क्या है? आइन ए अकबरी के अनुसार क्या है? आइन ए अकबरी के अनुसार क्या है? अनुसार क्या कहेंगे जानते हैं? तो देखिए आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि का वर्गीकरण क्या है? भूमि
का वर्गीकरण। तो देखिए अन्य वर्ग के अनुसार, ठीक है ना, पूछा जाएगा तो भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो देखिए अब भूमि का जो वर्गीकरण किया गया था ना, वो आपको 4 भागों में, इसको आपको याद रखना है। और तीसरा आप याद रख सकते हो अकबरनामा। क्या है? अकबरनामा। तो अकबरनामा कितने खंडों में था? क्या कहेंगे जानते हैं? 3 खंडों में। और अकबरनामा का जो तृतीय खंड है ना, वही आपको आईने अकबरी कहलाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आईने अकबरी, ठीक है ना, और अकबरनामा, इस दोनों के जो लेखक थे ना, वो आपको अबुल फजल के कौन थे? फजल। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। क्या है? याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या बताइए कि मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था आपको पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज कहा जाता था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो कहेंगे आपको पोलज भूमि। क्या कहेंगे? पोलज भूमि। तो वही कर रहा है 10 नंबर प्रश्न कि आयन एक्वारी में भूमि को कितने भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। तो क्या कहिएगा? तो आपको 4 भागों में। तो उम्मीद है साथियों कि ये सारे चीज आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, वो देखिए क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? फारिज, तंजीर, गजनी, लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा फारिज। यानी कि 11 का ए नंबर पर जो ऑप्शन है वो आपको क्या हो गया कि आपको सही हो गया। इससे आपको अच्छे से याद रखना है। तो अलबरूनी का एक आपको क्या जाता है यात्रा वृतांत, जिसका नाम है आपको किताब उल हिंद। क्या नाम है उसका? किताब उल हिंद। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इसी को हम लोग कहते हैं तहकीक। क्या कहते हैं? तहकीक ए हिंद। क्या कहते हैं? तहकीक ए हिंद, ठीक है ना। तो देखिए किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, ठीक है ना, ये दोनों बात जो है वो एक ही यात्रा वृतांत के संदर्भ में यानी करने का मतलब हुआ इसी का नाम है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं किताब उल हिंद और आपको क्या जानते हैं तहकीक ए हिंद, या आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर ये तो अलबरूनी का हो गया क्या? तो यात्रा भी था। अब है कि अलबरूनी भारत जो रहा था कब तक रहा था? तो 1024 से 1030 ईस्वी तक यह आपको भारत जो था आपको रहा था। और इसी अवधि में इसने क्या किया था जानते हैं? अपना एक यात्रा वृतांत जो था वो आपको लिखा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो साथियों यह आपको महमूद गजनबी के साथ क्या है? महमूद गजनबी के साथ जो था वो आपको भारत आया था। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो आप क्या कहोगे? महमूद गजनबी के साथ। कब आया था? 1024 में 1030 तक रहा था, ठीक है ना। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मध्य एशिया के फारिज में। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है इस 11 नंबर प्रश्न का क्या है कि आपको सही आंसर है किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। किसका यात्रा वृतांत है? तो आप क्या कहोगे? अलबरूनी का यात्रा वृतांत है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से जो है वो आपको याद रखना है। चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो देखिए तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको दिया जाएगा मुंबई और मद्रास में जो था वो आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था लागू हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया था? आपको लागू किया गया था। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामूला जिले में, याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? क्या कहेंगे? मद्रास प्रेसी। क्या कहेंगे? प्रेसिडेंसी के। क्या है? मद्रास प्रेसिडेंसी के क्या कहेंगे जानते हैं? आपको बारह महल जिले में। क्या है? बारह महल जिले में से क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इससे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कब? तो आपको 1792 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यह व्यवस्था मुख्य रूप से जो है तो आपको बम्बई और क्या है जानते हैं कि आपको मद्रास और इसके अलावा आपको असम में क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1792 सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामूला जिले में, ठीक है ना। तो यह व्यवस्था जो मुख्य रूप से कहाँ लागू हुई थी? तो याद रखिएगा मुंबई, ठीक है ना, मद्रास और असम में। कहाँ? असम में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और यह औपनिवेशिक काल में क्या था जानते हैं कि आपको भू राजस्व क्या है? भू राजस्व वसूलने की क्या थी कि आपको एक व्यवस्था थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको
अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है हम आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। अगला प्रश्न मेरा है कि माहलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना? इसके अलावा एक और देने दीजिए, पंजाब, क्या है? पंजाब, ठीक है ना? अब सही हो जाएगा, तीनों के तीनों आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए माहलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपको पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? तो माहलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में क्या है, इसके जनक के संदर्भ में थोड़ा सा मतभेद है, क्या है? मतभेद है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे, ठीक है ना? तो ये आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है माहलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, बस इतना याद रखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और क्या कहेंगे, पंजाब में। और यह भी क्या था जानते हैं, औपनिवेशिक काल में भू राजस्व, क्या कहेंगे, भू राजस्व वसूलने की क्या थी, कि आपको एक व्यवस्था थी, क्या थी, एक व्यवस्था थी। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि 13 नंबर प्रश्न जो होंगे आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो यह 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा क्या, पहले जान लीजिए। तो आपको बी, ठीक है ना? आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना? और इसमें क्या कमियां, क्या दोष है, ठीक है ना? या क्या ये ज्यादा हो रही है, ठीक है ना? इस सब के बारे में आप हमें बताएंगे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना? देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं 13 का सोल्यूशन हो चुका है, हाँ हो चुका है। चलिए चलते हैं 14 में, देखिए क्या कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो देखिए तो मुंडा विद्रोह का नेता जो थे ना वो आपको बिरसा मुंडा, यानी कि 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। और याद रखिएगा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही क्या हुआ था कि आपको 15 नवंबर, ठीक है ना, 2000 ईस्वी को क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको झारखंड राज्य क्या क्या हुआ था, कि आपको गठन हुआ था। तो इन बातों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना? सिद्धू और कान्हू जो थे वो आपको संथाल विद्रोह के नेता थे, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछ रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। अगर मान के चले मुंडा विद्रोह ऑप्शन में ना देखे, ठीक है, क्वेश्चन ना देखे, अगर पूछेगा उल गुलान विद्रोह, क्या पूछेगा, उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा उल गुलान विद्रोह के जो नेता थे ना वो आपको बिरसा मुंडा ही थे, ठीक है ना? और उल गुलान का मतलब जो होता है ना साथियों वो आपको हलचल होता है, क्या होता है, हलचल होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन कब होता है, तो 15 नवंबर 2000 को। तो ऐसे चीजों को भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा, यानी कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो आप क्या कहोगे, बिरसा मुंडा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है आपको मुंबई, ठीक है ना? क्या कह रहा है ऑप्शन ए आपको मुंबई, ठीक है ना? उसके बाद जो है ऑप्शन बी कलकत्ता, ठीक है ना? ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों वो हो जाएगा आपको कोलकाता, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं फोर्ट विलियम, क्या देख रहे हैं, फोर्ट विलियम, ये आपको क्या जानते हैं आप, तो आपको कोलकाता में क्या है, कोलकाता में। इसके बाद जो देख रहे हैं मुंबई में, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, क्या मिलेंगे, गेटवे ऑफ, ठीक है ना, इंडिया, क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, होटल ताजमहल, क्या है, होटल ताजमहल। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये चीज सब क्या है, तो क्या कहिएगा, मुंबई में। उसके बाद है मद्रास में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि सेंट जॉर्ज का जो किला है वो कहाँ है बताइए, तो जो कहेंगे मद्रास में। और दिल्ली में जो है वो आपको इंडिया गेट है, क्या है, इंडिया गेट। तो याद रखिएगा कि दिल्ली में क्या बताइए था, तो कहेंगे इंडिया गेट, क्या कहेंगे, इंडिया गेट। मद्रास में क्या है, तो क्या कहिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। कलकत्ता में क्या है, तो आपको फोर्ट विलियम, ठीक है ना? और आपको मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताजमहल। तो यही आपका प्रश्न पूछ रहा है 15 नंबर कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था, तो क्या कहिएगा जानते हैं, को कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको तरह का जो है वो आपको सही आंसर होगा। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए और जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताएंगे, ठीक है ना? देखिए जो भी समस्या हो आप बताएंगे, हम थोड़ा सा साइड हो गए हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए जहां भी दिक्कत होगा आप लोग हमें बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, देखिए करा 1767 ईस्वी में, ठीक है ना? 1878 ईस्वी में, ठीक है ना? उसके बाद है आपको 1880 ईस्वी में, उसके बाद है 1898 ईस्वी में, ठीक है ना? तो देखिए सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था
वो आपको 1878 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या जानते हैं सही आंसर है। अब यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, क्या है कि ये जो देख रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया, ठीक है ना। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत सर्वेक्षण क्या है, भारत सर्वेक्षण। तो ये जो भारत सर्वेक्षण देख रहे हैं इसका अगर आपसे पूछा जाए कि आपको हेड क्वार्टर जो है वो आपको कहाँ है, तो देखिए तो इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों वो आपको देहरादून में कहाँ है, देहरादून में, मतलब कि उत्तराखंड में जो है इसका क्या जानते हैं कि आपको मुख्यालय क्या है, मुख्यालय। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं हेड क्वार्टर यानी करने का मतलब है कि इसका जो है मुख्यालय देहरादून में, कहा मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है ना। फिर इसका कार्य क्या सर्वे ऑफ इंडिया का, तो देखिए यह भारत में मानचित्र निर्माण करने वाली संस्था है। तो यह देखिएगा यह भारत में क्या करती है बताइए तो, आपको मानचित्र क्या कहेंगे जानते हैं, आपको निर्माण करने वाली संस्था क्या है, मानचित्र निर्माण करने वाली जो संस्था है क्या है, संस्था है वो कौन है जानते हैं, तो कहेंगे आपको यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जिसका गठन कब होता है 1868 में। तो अंग्रेज जब भारत में आता है तो यहाँ पे जब वो नए नए शहर को बसाता है, ठीक है ना, उसमें वो क्या करता है कि आपको मानचित्र का भी क्या करता है कि आपको सहारा लेता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए फिर हम इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जान लीजिए भी, देखिए और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताओगे, जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे पता कैसे चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगती हो तो सबको आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, देखिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो संविधान सभा में टोटल जो थे आपको 389 सदस्य थे। देखिए तो इस 389 सदस्यों को आप क्या कीजिए, आपको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो हम कहेंगे सर दो भागों में क्यों डिवाइड किए हैं, तो देखिए तो इसमें से जो दूसरे 96 सदस्य था वो आपको ब्रिटिश भारत से आना था, कहाँ से आना था, उनको ब्रिटिश भारत से, ठीक है ना। और 93 सदस्य जो था वो आपको देशी रियासतों से आना था, कहाँ से आना था, देशी रियासतों से जो था वो आपको आना था। यानी कि आजादी से पहले हमारे भारत में दो तरह के राज्य हुआ करते थे, ठीक है ना। एक आपको मतलब ऐसा राज्य जो डायरेक्ट ब्रिटेन के नियंत्रण में होता था तो उसको हम लोग कहते थे ब्रिटिश भारत, क्या ब्रिटिश भारत। और एक ऐसे राज्य थे जिसमें हमारे देशी राजाओं का क्या होता था, अधिकार होता था, जिसको हम लोग कहते थे आपको देशी रियासत। देशी रियासत से संविधान सभा में, ठीक है ना, 93 सदस्य आने थे, जबकि दूसरे 96 सदस्य ब्रिटिश भारत से। इस दूसरे 96 को जब भी दो भागों में बांटिएगा आपको क्या मिलेगा, देखिए तो 296 को दो भागों में बांटिएगा तो 292 जो था वो आपको 11 ब्रिटिश प्रांतों से आना था, कहाँ से आना था, 11 ब्रिटिश प्रांतों से। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 11 ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है ना। और चार जो था वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, कहाँ से आना था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से क्या था कि आपको आना था। इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि संविधान सभा में, ठीक है ना, जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा गठित हुआ था उसमें टोटल कितने सदस्य होने थे, तो क्या कहिएगा, 389, जिसमें से 96 कहाँ से आना था, ब्रिटिश भारत से, और आपको 93 कहाँ से आना था, ब्रिटिश रियासतों से। फिर इसमें से पूछेंगे कि ब्रिटिश भारत में से आपको 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितना आना था, तो क्या कहिएगा 292, ठीक है ना। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितना आना था, तो आपको 4 आना था। तो ऐसे चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी आती है। जो 17 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो देखिए तलवंडी जो है ना वो गुरु नानक जी का क्या है कि आपको जन्म स्थान है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। तो देखिए अब है कि तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म कब होता है, 1469 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि तलवंडी में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। इसी को अभी हम लोग कहते हैं ननकाना साहिब, क्या कहते हैं, ननकाना साहिब, ठीक है ना। और ये जो गुरु नानक जी है ये आपको सिख धर्म के क्या थे, क्या आपको संस्थापक थे। तो याद रखिएगा सिख क्या है, सिख धर्म के क्या कहेंगे जानते हैं, संस्थापक कौन थे, तो क्या कहेंगे गुरु नानक। और गुरु नानक जी ने ही क्या किया था कि आपको संगत और पंगत को क्या कहते हैं कि आपको शुरू किए थे। यानी कि याद रखिएगा संगत और पंगत किससे गुरु ने शुरू किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं
गुरु नानक। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि गुरु नानक जी की जो मृत्यु होती है वो आपको 1538 ईस्वी, कहीं कहीं 1539 ईस्वी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप वहां दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1538 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको करतारपुर में होती है। क्या होती है? करतारपुर में। और यह करतारपुर अभी कहाँ पड़ता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? पाकिस्तान में। कहा? पाकिस्तान में। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या करा जाता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो आप क्या कहिएगा जानते हैं? गुरु नानक जी का, ठीक है ना। और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। इनकी मृत्यु कब होती है? 1538 ईस्वी। कहाँ होती है? तो वो आपको करतारपुर में होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए लिखे आ रही है, उनसे पहले इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वह आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, ठीक है ना। हमें लगा कि हम शायद इसका आंसर नहीं बताए, इसलिए फिर से हम बैक कर गए, ठीक है ना। गब्बर इज बैक, तो इससे हम भी बैक हो गए, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, और आप लोगों को मजा आ रही है कि नहीं आ रही है बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए शाहजहां, ठीक है ना। यहाँ पे ये छूट गया हुआ है। मोहम्मद शाह, ठीक है ना। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है? सही आंसर है। तो देखिए तो शाहजहां भी एक मुगल बादशाह था, और शाहजहां के काल को हम लोग कहते हैं मुगल स्थापत्य। क्या है? मुगल स्थापत्य कला का क्या है? मुगल स्थापत्य कला क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको स्वर्णकाल क्या कहेंगे? स्वर्णकाल, ठीक है ना। मतलब शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का क्या हुआ? बहुत ज्यादा साथियों आपको विकास हुआ। इसीलिए शाहजहां के काल को क्या कहते हैं जानते हैं? मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो ऐसे चीजों को आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं मोहम्मद शाह, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह को क्या था कि आपको सुंदर युवतियों के प्रति ज्यादा रुझान होता था, इसीलिए इसको कहा गया रंगीला बादशाह। क्या कहा गया? रंगीला बादशाह कहा गया, ठीक है ना। इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए औरंगजेब को जिंदा पीर क्या है? जिंदा पीर कहा गया, ठीक है ना। किस लिए? क्योंकि इसकी नैतिकता जो थी उच्च कोटि का, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो औरंगजेब है इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? आलमगीर के नाम से। किस नाम से? आलमगीर के नाम से भी इसे हम क्या कहते हैं? क्या आपको जानते हैं? जिंदा पीर भी इसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी नैतिकता बहुत ज्यादा क्या थी कि आपको ऊंची थी, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें क्या होता है कि आपको देश से बाहर रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। और यही भारत के अंतिम मुगल बादशाह क्या होते हैं कि आपको साबित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या कहेंगे? तो आपको डी नंबर यानी कि बहादुर शाह जफर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? देखिए 1862, 1863, 1869, 1870। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1869। और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म साथियों हुआ था कहाँ, ठीक है ना। ये भी तो पूछा जाएगा। तो इनका जन्म जो हुआ था ना, वो आपको पोरबंदर में। क्या हुआ था? पोरबंदर में। और पोरबंदर क्या है जानते हैं? तो आपको गुजरात में। क्या है? गुजरात में। जिला पूछेंगे काठियावाड़। क्या कहिएगा? काठियावाड़, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो क्या कहिएगा? 1869 ईस्वी। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में, ठीक है ना। फिर है कि गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, यानी मृत्यु नहीं कही है सर, हत्या कही है। क्या कही है? हत्या। तो देखिए तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो आपको 30 जनवरी कितना को जानते हैं? 1948 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें जो होता है शुद्ध कर दिया जाता है जब ये बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे होते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, इसीलिए 2 अक्टूबर को क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। कैसे मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो होता है इनके जन्म दिवस को जो होता है वो आपको मनाया जाता है। इसके बाद 30 जनवरी को जो इनकी हत्या की जाती है, इस दिन को भारत में राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में। कैसे है? राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में गए होंगे। तो चलिए साथियों आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा टेक केयर ऑल ऑफ यू।